आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और क्लास 10th की मैथ्स में जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है वृत्त और ये आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले के सारे टॉपिक्स पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम वृत्त है, सर्कल है, और उसमें भी आज की क्लास जो है ये लास्ट क्लास होगी। यानी कि आज की क्लास के साथ आपका हाई स्कूल का कोर्स जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के बाद अब आपको रिवीजन करना होगा और भी जो चीजें आप अनसॉल्व वगैरह सॉल्व करना चाहेंगे वो किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस का आज का क्लास जो है वो लास्ट क्लास रहने वाला है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस बचे हैं जो हमें लगाने हैं। चलिए आइए, जो पहला सवाल है आज का वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कहा गया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। एक वृत्त बना हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। एक वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। नौ सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। इस वृत्त के अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है, एक त्रिभुज बनाया गया है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम ABC है और ABC में AB और AC की वैल्यूज 6 सेंटीमीटर दे रखी है। समद्विबाहु होने का मतलब है दो भुजाएं बराबर होंगी, तो जो बराबर भुजाएं हैं वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर की भुजा जो है वो आपस में बराबर है। इनका नाम AB और AC है। तो आपको करना क्या है, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। एक ट्रायंगल ABC है जो बना हुआ है, उसका एरिया आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, अगर आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो किसी भी ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। 1/2 गुणे आधार का मतलब है BC और लंब का मतलब है, इसका नाम कुछ रख लीजिए, AP है, इसका नाम AP। अगर इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपको फॉर्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे लंब लगाना पड़ेगा। आधार आपका BC होगा, लंब आपका AP होगा, यानी कि BC और AP की वैल्यू आपको निकालनी होगी। BC और AP की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कुछ चीजें आपको माननी पड़ेंगी और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को शुरू करेंगे अपना। क्या करें हम, सबसे पहले क्योंकि हमको AP चाहिए इसलिए हमने AP को क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक। हमें BC की भी जरूरत पड़ेगी जो कि आधार है, लेकिन हम BC की बजाय BP की वैल्यू हम Y मान लेंगे। इस इतने की वैल्यू हम कितनी मान लेंगे, Y। और अगर BP Y होगा तो CP जो होगा वो भी आपका Y हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि OA जो लाइन हमने खींची है ये इस तरीके से खींची है कि ये BC पर लंब हो, और अगर OA त्रिज्या OA जो है ये BC पर लंब होगी तो AP BC पर लंब होगा, और अगर AP BC पर लंब होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि BP और CP दोनों बराबर डिस्टेंस की होंगी। इसलिए हमने BP को Y मान लिया और जब BP Y मानेंगे तो CP अपने आप Y हो जाएगा। AP को हमने X मान लिया, ठीक है। बाकी क्या भुजाएं होंगी आएंगी वो हम देखेंगे अपने सॉल्यूशन में। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लेंगे हम। क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ABC में AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है।
अब हम कुछ चीजें मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना AP बराबर x और BP बराबर y। AP बराबर x माना, BP बराबर y माना। अगर BP बराबर y माना तो इंप्लाइज दैट CP बराबर भी कितना हो जाएगा? CP बराबर भी y हो जाएगा। BP CP दोनों बराबर होंगे, ठीक। और क्योंकि अच्छा AP बराबर अगर x है, देखिएगा ध्यान से, AP अगर आपका x है तो OP कितना हो जाएगा? P ये वाला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है। AP अगर x है तो OP कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, OA रेडियस है, त्रिज्या है, जिसकी वैल्यू आपको 9 दे रखी। तो ये पूरी भुजा जो है ये त्रिज्या है, यानी कि 9 है। उसमें से ऊपर वाला हो गया x, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? 9 माइनस x, ठीक। तो OP जो होगा वो कितना हो जाएगा? 9 माइनस x। AP अगर हमने x माना तो OP 9 माइनस x हो गया। BP हमने y माना तो CP भी हमारा y हो गया। अब आप इसमें जरा समकोण त्रिभुज वाली कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। कौन सा समकोण त्रिभुज? सबसे पहले हम ले लें APB, ये वाला राइट एंगल। APB लेंगे तो इसमें AB कर्ण हो जाएगा, AP आपका लंब हो जाएगा और BP आपका आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज APB में क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। AB स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर, AP स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर और BP स्क्वायर का मतलब है y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यूज किया, एक इक्वेशन बन गई। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। दूसरा कौन सा? नीचे वाला ले लीजिए, ठीक। ये नहीं ले सकते, ये लेंगे, ये सर्वांगसम है तो इसमें भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 36 ही आएगा, तो कोई फायदा नहीं उसको लेने का। तो एक ये लिया है तो दूसरा आप ये वाला ले लीजिए। कौन सा? BPO या OPB। समकोण त्रिभुज OPB। OPB समकोण त्रिभुज जब लेंगे तो क्या होगा? OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। OB स्क्वायर का मतलब है 9 का स्क्वायर, OP स्क्वायर, OP कितना है? 9 माइनस x और प्लस BP स्क्वायर कितना है? BP है आपका y स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 9 माइनस x का स्क्वायर। ये आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इसको इधर लिख लीजिए। चलिए ये y स्क्वायर ऐसे ही लिख लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिए, 9 9 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18 x इज इक्वल टू 9 9 81। ये 81 से 81 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे में से माइनस कर दीजिए। समीकरण 1 से, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस आपके पास हैं, जब आप माइनस करेंगे तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा। एक में से 2 को घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या लिख के घटाना चाहें लिख के घटा लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इधर का लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू 36 माइनस 0।
प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 18x इज इक्वल टू 36। x बराबर आ गया 18 दूनी 36। x की वैल्यू आपको मिल गई 2। x मतलब कितना? AP। और अगर आपको x मिल गया है तो फिर अब आपको y भी मिल जाएगा समीकरण नंबर 1 से। इक्वेशन 1 क्या कहता है? एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 32। ये 4 हो जाएगा, 4 उधर माइनस हो जाएगा, यानी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 4 रूट 2, अंडर रूट 32 करेंगे 4 रूट 2 आएगा, वाई की वैल्यू आ गई। एक्स आपको मिल गया, वाई आपको मिल गया, तो लिखेंगे AP बराबर कितना था भाई? त्रिभुज का लंब AP है, AP बराबर कितना है? x, और x की वैल्यू कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार क्या है? BC, और BC क्या होगा? y और y मिल के BC बनेगा, यानी BC होगा आपका 2y, और 2 इंटू y का मतलब है 4 रूट 2, दैट इज 8 रूट 2। BC आपको मिल गया। आपको इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, ये फॉर्मूला होता है। 1/2 आधार BC का मतलब है 8 रूट 2, और लंब AP का मतलब है 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 8 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट इसको। चलिए अगला सवाल किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया है O केंद्र के एक वृत्त पर TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तथा POQ बराबर 110 डिग्री का एंगल है। एंगल PTQ आपको बताना है, PTQ। एक पॉइंट T है, इस T से एक दिए गए वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं TP और TQ। उसके बाद आपको एंगल POQ 110 डिग्री दे रखा है। एंगल PTQ आपको निकालना है, PTQ का मतलब इन दोनों के बीच का, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो देखिए बड़ा ही आसान है, आप जानते हैं कि यहां देखिए OP क्या है? त्रिज्या है, OQ त्रिज्या है, PT स्पर्श रेखा है, TQ स्पर्श रेखा है। आप जानते हैं क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है, इसका मतलब ये वाला एंगल आपका कितना होगा? 90, क्योंकि इस त्रिज्या और स्पर्शी के बीच का कोण है। यहां पर त्रिज्या और स्पर्शी के बीच का कोण है, इसलिए ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये वाला आपका 110 दे रखा है, तो ये वाला कोण निकालना है, चौथा कोण। ये एक चतुर्भुज है OPTQ, चतुर्भुज में 3 एंगल्स आपको दे रखे हैं, चौथा आपको निकालना है, निकाल लेंगे आसानी से। लिखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि OP तथा OQ त्रिज्याएं OP व OQ त्रिज्याएं तथा TP व TQ स्पर्शियां हैं, इसलिए OP लंब होगा TP पर और OQ लंब होगा TQ पर।
दिया है, क्या दिया है, एंगल POQ की वैल्यू 110 डिग्री दे रखी है। लिखेंगे चतुर्भुज, क्या है चतुर्भुज, OPTQ। चतुर्भुज OPTQ में, किसी भी चतुर्भुज में आप जानते हैं चारों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। चारों कोण कौन कौन से होंगे, सबसे पहले एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT और प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। POQ कितना दे रखा है, 110 डिग्री। OPT कितना हो जाएगा, क्योंकि OP लंब TP है तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 90। ऐसे ही OQT कितना हो जाएगा, 90। और एंगल PTQ आपको निकालना है, इज इक्वल टू 360। जोड़ लीजिए, ये 0, 9 9 18, 18 और 1 19 और 1 और 1 2, 290 हो जाएगा। हाँ, प्लस PTQ इज इक्वल टू 360। एंगल PTQ बराबर कितना आ जाएगा, 360 माइनस 290। एंगल PTQ कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। बस ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5 व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्री वृत्त हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़ा ही आसान सवाल है, और लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा गया कि दो, ये चित्र आपका ऐसे बन के आएगा या नहीं बन के आएगा तो आप बना सकते हैं। 2 वृत्त खींचे गए हैं संकेंद्री, यानी एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त। इसमें कहा गया एक ऐसी जीवा खींची गई है, बड़े वृत्त में एक ऐसी जीवा खींची गई है जो छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम करती है। तो AB को अगर आप देखें तो AB को अगर बड़े वृत्त के रेफरेंस में देखें तो बड़े वृत्त की जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त के रेफरेंस में अगर देखें तो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रही है। अगर ऐसी कोई AB रेखा एक खींची गई है तो आपको निकालना क्या है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, इसी AB की लंबाई आपको निकालनी है। बड़े वृत्त में खींची गई ऐसी जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम करती है, वो AB है, यानी AB की वैल्यू आपको निकालनी है। त्रिज्याएं दोनों वृत्तों की आपको दे रखी हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, ध्यान से देखिए, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त के केंद्र को AB के स्पर्श बिंदु पर मिला दीजिए। तो जब मिलाएंगे तो आप जानते हैं ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। आप जानते हैं किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिलाया जाए तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पर AB के बिंदु P पर छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है AB लाइन, इसलिए P को जब हम O से मिलाएंगे तो OP जो होगा वो AB पर लंब होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, OA को मिला देंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो OPA एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें OP जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है OP, तो ये 3 हो जाएगा। OA बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो वो 5 आपको दे रखा, 5 हो जाएगा। OPA आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 है, ये 4 है, तो अभी वहां पे सॉल्व जब करेंगे तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 आ जाएगा जब अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक, फिर AP की वैल्यू आपको 4 मिल गई। अब बड़े वाले वृत्त को देखिएगा, बड़े वाले वृत्त का केंद्र है O और जीवा है AB, और जीवा AB पर OP एक लंब खींचा गया है।
जीवा AB पर OP जो है वो लंब का काम कर रही है, ठीक। और आप जानते हैं किसी भी वृत्त में किसी भी जीवा पर केंद्र से अगर कोई लंब डाल दिया जाए तो वो लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक। तो क्योंकि O से जीवा AB पर OP परपेंडिकुलर है, इसलिए OP जो होगा वो इस AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी जितना AP होगा उतना ही BP होगा। तो ये 4 आपने पाइथागोरस से निकाला है तो ये भी 4 हो जाएगा, और दोनों पार्ट्स 4 हो जाएंगे तो 4 और 4 मिलके AB कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे, बस ये सॉल्यूशन लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे छोटे वृत्त के लिए AB स्पर्शी है, इसलिए OP लंब AB होगा। क्योंकि AB स्पर्शी है इसलिए जब OP खींचेंगे AB पर तो वो लंब होगा, इसलिए समकोण त्रिभुज OPA में जब लंब होगा तो 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल तो समकोण त्रिभुज लेंगे तो कर्ण स्क्वायर यानी OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये हो जाएगा। OA की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, OP की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, AP आपको निकालना है, यानी AP स्क्वायर हो गया आपका 25 माइनस 9, AP स्क्वायर हो गया आपका 16, यानी AP बराबर हो गया 4, ठीक। AP की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, 4। अब बड़े वृत्त के रेफरेंस में बात करेंगे। बड़े वृत्त के लिए AB जीवा है तथा OP लंब AB है। अगर AB जीवा है और OP AB पर लंब है तो आप जानते हैं कि लंब जो होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी AP बराबर BP होगा। इसका मतलब ये है कि AP और BP आपस में बराबर होंगे, यानी BP बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। AP 4 है या BP भी 4 हो गया आपको, इसलिए जीवा AB की लंबाई आपको निकालनी है तो लिखेंगे जीवा AB बराबर क्या होगा, AP और BP को अगर जोड़ दीजिए, AP और BP को अगर जोड़ दीजिए तो AB हो जाएगा, AP की वैल्यू 4 है, BP की वैल्यू भी 4 है, यानी जीवा AB की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ये सवाल आपका लग गया, नोट करिए फटाफट। अगला क्वेश्चन, अगले सवाल में कहा गया सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। एक वृत्त बनाया गया है और इस वृत्त के परिगत यानी इस वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है। प्रूव आपको यह करना है कि किसी भी वृत्त के चारों तरफ अगर एक समांतर चतुर्भुज खींचा जाए तो समांतर चतुर्भुज के साथ साथ समचतुर्भुज भी होता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो समांतर चतुर्भुज, अगर इस दिए गए वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है तो समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके चारों तरफ ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया है। अगर ये समांतर है तो इसका मतलब क्या होगा, AB और CD एक दूसरे के बराबर होंगे और BC और AD एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ऐसा है तो समांतर है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा तो इस बात की क्या प्रॉपर्टी है, समचतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर हो जाएं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं,
समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी समांतर चतुर्भुज है और इसको समचतुर्भुज प्रूव करना है, यानी आमने सामने की भुजाओं को बराबर लेकर सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं ऐसा आपको प्रूव करना है। तो सारी भुजाएं बराबर प्रूव करने के लिए आप सिर्फ आसन्न भुजाओं को बराबर प्रूव कर दीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि चारों बराबर हैं, क्योंकि ये इसके बराबर तो पहले से ही है, और अगर ये इसके बराबर भी आ गई तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, चारों बराबर हो गई। भाई ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, लेकिन ये और ये बराबर हो गए तो ये भी ये बराबर हो जाएंगे, चारों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज दिया गया है और समचतुर्भुज प्रूव करना है। इसका मतलब आमने सामने की भुजाओं को बराबर लेकर आसन्न भुजाएं बराबर आप सिद्ध कर दीजिए, जिससे चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। देखिए कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, ये एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त के चारों तरफ जो है ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है। इस समांतर चतुर्भुज की विशेषता यह है कि इसकी चारों भुजाएं वृत्त को P, Q, R और S बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। तो अगर ध्यान दीजिए आप बिंदु A को अगर आप देखिए तो देखिए बिंदु A से दिए गए वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आपको समझ में आ रही हैं, एक AP और दूसरी AS। और आप जानते हैं वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो स्पर्श रेखाएं लंबाई में हमेशा बराबर होती हैं। इसका मतलब AP और AS हमेशा बराबर होंगे। इसी तरीके से B से स्पर्श रेखाएं BP और BQ खींची जा रही हैं, तो इसका मतलब BP और BQ बराबर होंगे। इसी तरीके से C से CR और CQ खींची जा रही हैं, तो CR और CQ बराबर होंगे। और इसी तरीके से D से DS और DR खींची जा रही हैं, यानी DS और DR भी आपस में बराबर होंगे। स्पर्श रेखाओं वाले कॉन्सेप्ट से ये बात इतनी हमने सिद्ध कर ली, इतनी बात हमने समझ ली। तो जो बात आपको समझ में आई वो सबसे पहले आप लिख दीजिए। सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज क्योंकि दे रखा तो वो लिख लेंगे, लिखेंगे क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर CD होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और BC बराबर AD होगा। इक्वेशन नंबर 1, इसको समीकरण 1 बना दीजिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखा है। उसके बाद ये जो स्पर्श रेखाओं की कॉन्सेप्ट आपको यूज करनी है, इसके लिए थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। लिखेंगे क्योंकि बिंदु A, B, C तथा D से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः A से कौन कौन सी खींची गई हैं, AP और AS। एक साथ ही आप लिख सकते हैं AP व AS, B से BP व BQ, C से CQ व CR तथा D से DS व DR खींची गई हैं। इसलिए क्या होगा, AP और AS बराबर होगा, इसलिए भुजाएं ये जो है स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ होगा, CQ इज इक्वल टू CR होगा, और DR इक्वल टू DS होगा। ये सब बराबर हो जाएंगे आपस में। अब जरा हम कुछ लेकर चलेंगे, जरा AB और CD क्योंकि बराबर हैं तो इनके योगफल को इनको जोड़ के देख लीजिए क्या आएगा।
ए बी प्लस सी डी। 9 ए बी प्लस सी डी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस सी डी की अगर वैल्यू निकालें तो ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, और प्लस सी डी को आप क्या लिख सकते हैं, सी डी को सी आर प्लस डी आर। ठीक, अच्छा इधर ए बी बना रहा, प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी की वैल्यू निकाली हमने तो ए बी को तोड़ दिया ए पी प्लस बी पी में, और सी आर सी डी को तोड़ दिया सी आर प्लस डी आर में। इधर ए बी बना रहा, सी डी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सी डी की जगह हम यूज कर सकते हैं, सी डी की जगह हम ए बी ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, या अभी रहने दीजिए इसको, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर। अब जो मान निकाले हैं आपने वो रख दीजिए। ए पी किसके बराबर है, ए एस के, तो हम ए पी की जगह क्या लिखेंगे, ए एस। बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के, तो बी पी की जगह बी क्यू। सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के, तो सी क्यू लिख दिया हमने। और डी आर किसके बराबर है, डी एस के, ये वैल्यूज रख दी हमने। इनको जरा व्यवस्थित कर लीजिए, ए एस और डी एस को एक साथ कर लीजिए इसमें, तो ए एस और डी एस ये एक साथ आ गए, और बाकी बी क्यू और सी क्यू एक जगह कर दीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए जरा, ए एस प्लस डी एस क्या है, ए एस और डी एस को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा, ए डी, तो ए एस प्लस डी एस की जगह हम क्या लिखेंगे, ए डी। और बी क्यू और सी क्यू को मिला दीजिए, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो क्या हो जाएगा, बी सी, तो बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी। ये आपका है ए बी प्लस सी डी। ए बी प्लस सी डी की वैल्यू ए डी प्लस बी सी के बराबर आ गई। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। ए बी बना रहा, और सी डी की जगह हमने लिख दिया ए बी, समीकरण 1 से। इसी तरीके से ए डी बना रहा आपका, बीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीसी की जगह भी ए डी लिख सकते हैं, तो बीसी की जगह हमने लिख दिया ए डी। तो यानी ये ए बी 2ab इज इक्वल टू 2ad आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए बी बराबर ए डी। क्या आया, देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं तो पहले ही बराबर होती हैं, लेकिन जब हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया तो हमने सिद्ध कर दिया ए बी बराबर ए डी है, यानी ए बी और ए डी ये भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब क्या ये नहीं होगा कि चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, भाई ए बी सी डी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर भी है, तो इसका मतलब ए बी ए डी और सी डी ये तीनों बराबर है आपस में, और ए डी बी सी के बराबर भी है, तो इसका मतलब ए बी ए डी सी डी और बी सी ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। और किसी समांतर चतुर्भुज में अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो समांतर चतुर्भुज होने के साथ साथ समचतुर्भुज भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक असल में एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज जो होता है उसको समांतर चतुर्भुज भी आप कह सकते हैं। समांतर को सम नहीं कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को आप समांतर भी कह सकते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, ये आपका हो गया प्रूफ, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल किया जाए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। संलग्न चित्र में केंद्र के एक वृत्त पर बिंदु x से 2 स्पर्शी xp और xq खींची गई है तथा r वृत्त पर कोई बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि, और क्या सिद्ध करना है वो नहीं लिखा है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि सिद्ध करना होगा आपको AR इज इक्वल टू RB। नहीं, इसमें आपको सिद्ध करना होगा XA इक्वल टू XB सिद्ध करना होगा शायद।
इसमें सिद्ध करना है आपको एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चाहिए आइए देखिए, आसान सा है क्वेश्चन। देखिए चित्र में अगर ध्यान दीजिए, पहले इधर वाले चित्र को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। यहां पर ध्यान दीजिए, बिंदु ए को अगर आप देखिए और बिंदु बी को देखिए। अगर ए को केवल देखिए तो ए से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही हैं, एक एपी और एक एआर। बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एपी और एआर आपको दिख रही हैं, तो इसका मतलब एपी और एआर एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरीके से बिंदु बी से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आपको बी आर और बी क्यू दिख रही हैं, तो इसका मतलब बी आर और बी क्यू आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो पहले तो इतना लिख लेंगे हम। लिखेंगे बिंदु ए से बिंदु ए तथा बी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं एपी व एआर तथा BQ व BR हैं, इसलिए AP AR बराबर होंगे और BP BQ और BR बराबर होंगे। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। उसके बाद बिंदु X को देखिए जरा। बिंदु X से इस दिए गए वृत्त पर फिर से दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही हैं, एक आपको XP दिख रही है और दूसरी XQ दिख रही है। क्योंकि बाह्य बिंदु X से दिए गए वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं XP और XQ दिख रही हैं, तो XP और XQ भी आपस में बराबर होंगी क्योंकि स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। लिखेंगे पुनः बिंदु X से वृत्त पर पुनः बिंदु X से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं XP व XQ खींची गई हैं। इसलिए XP बराबर XQ, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। XP को आप तोड़ दीजिए टुकड़ों में, XA प्लस AP में तोड़ दीजिए, तो XP को लिख सकते हैं हम XA प्लस AP और XQ को लिख सकते हैं XB प्लस BQ में। XA आपका बना रहेगा, AP AR के बराबर है, AP आपका AR के बराबर है, तो AP की जगह हमने AR लिख दिया, XB बना रहा। BQ आपका BR के बराबर है, तो BQ की जगह पर हमने BR लिख दिया और यही आपको प्रूव करना था। ये आपका हो गया सिद्ध। और यहां पर आपने समीकरण 1 यूज किया है, तो आगे आप इंडिकेट कर दीजिएगा समीकरण 1 से, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल। अगले क्वेश्चन में कहा गया संलग्न चित्र में दो वृत्त बिंदु C पर बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक, सिद्ध कीजिए कि बिंदु C पर
उभयनिष्ठ स्पर्शी अन्य दो स्पर्शियों को समद्विभाजित करती है। दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बिंदु सी पर स्पर्श करते हैं। अगर ये बिंदु सी पर स्पर्श करते हैं तो सी पर कोई उभयनिष्ठ स्पर्शी जो खींची जाएगी वो उभयनिष्ठ स्पर्शी इन दोनों वृत्तों की अनुस्पर्शियां जो हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शियां जो हैं, उनको समद्विभाजित करती है। ऐसा आपको प्रूव करना है। ये सी पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि EF उभयनिष्ठ अनुस्पर्शियों को यानी PQ और LH को समद्विभाजित करती हैं। इस बात का मतलब यह है कि PE बराबर QE आपको प्रूव करना है और LF बराबर FH आपको प्रूव करना है। ठीक, तो आइए, बात फिर से वही है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर बिंदु E को अगर आप देखिए तो E से बड़े वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही हैं, EP और EC। और इसका मतलब क्या होगा, ये EP और EC बराबर होगा। इसी तरीके से बिंदु E से छोटे वाले वृत्त पर भी दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही हैं, EQ और EC। इसका मतलब ये भी बराबर होंगी एक दूसरे के, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है। तो EP और EP जो है वो EC के बराबर होगा और EQ जो है वो भी EC के बराबर होगा। तो इसका मतलब EP और EQ आपस में बराबर होंगे। एक बात सिद्ध हो गई। इसी तरीके से इधर भी आप कर सकते हैं, F से FC और FL खींची गई हैं तो ये बराबर, और इसी F से FC और FH खींची गई हैं तो ये बराबर। FL और FC बराबर, FH और FC बराबर, तो इसका मतलब FL और FH एक दूसरे के बराबर। बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगानी है और सवाल आपका सिद्ध हो जाएगा। चलिए, जो बात आपको समझाई गई है बस वो नोट करिए। चित्र में बिंदु E से वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः बड़े वृत्त पर कौन सी, EP और EC, EP व EC, तथा छोटे वृत्त पे कौन सी, EQ और EC, EQ व EC खींची गई हैं। इसलिए EP बराबर EC होगा एक समीकरण और EQ बराबर EC होगा दूसरा समीकरण। अगर दोनों समीकरणों को एक साथ रखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, EP बराबर EQ। और EP बराबर EQ का मतलब क्या है, इसका मतलब CE PQ की समद्विभाजक है। बस ये आपको प्रूफ करना था ऊपर के लिए। एक बात सिद्ध हो गई। दूसरी बात नीचे फिर यही लिख लेंगे आप इसी प्रकार। F से वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः
FL/FC तथा FH/FC खींची गई हैं। इसका मतलब क्या होगा, FL और FC बराबर हैं और FH और FC भी बराबर हैं। समीकरण 3 और समीकरण 4, 3 4 को एक साथ मिलाएंगे, 3 व 4 से, तो FL और FH बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर होंगे। इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब होगा CF जो है वो LH की समद्विभाजक है। इसका मतलब CF LH की समद्विभाजक है। ये आपका प्रूव हो गया। अगर इन दोनों बातों को एक साथ लिखना चाहिए, अब देखिए CE जो है वो PQ की समद्विभाजक है और CF जो है वो LH की समद्विभाजक है। एक साथ अगर लिखना चाहिए तो लिखेंगे कि C पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की समद्विभाजक है। लिखेंगे अतः कह सकते हैं, अतः, और अतः के बाद आप बस ये स्टेटमेंट उतार दीजिएगा, अतः बिंदु C पर नहीं, अतः बिंदु C, ये अतः बिंदु C पर उभयनिष्ठ स्पर्शी अन्य दो स्पर्शियों को समद्विभाजित करती है। अतः के बाद क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, बस प्रूफ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करें। अगला क्वेश्चन, अब ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा अपने आप। अभी जो मैंने ये एक क्वेश्चन लगवाया था आपको, ये इसका फिगर ध्यान से देखिए जरा, देखिएगा अभी सेम यही है कि नहीं है। ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये एक स्पर्श रेखा खींची गई, और किसी बिंदु पर ये एक और स्पर्श रेखा खींची गई। अब जरा ये वाला सवाल जो अभी आया है इसका फिगर देखिए, देखिए वही है, बिंदु P से ये एक स्पर्श रेखा खींची गई, ये स्पर्श रेखा खींची गई, और इस बिंदु पर एक और ये टेंजेंट खींच दी गई। आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है, PA की वैल्यू 12 दे रखी है, तो PA आपको पूरा आपको दे रखा है 12। QC और QD 3 3 दे रखे हैं, QC और QD ये और ये 3 3 दे रखे हैं। तो अब जरा देखिए, और PC प्लस PD निकालना है, PC प्लस PD निकालना है, तो आसान है। ये पूरा आपका 12 है, ये पूरा 12 है, ये 3 है, और आप जानते हैं ये और ये बराबर होते हैं, अभी आपने पिछले सवाल में किया था, ये और ये बराबर होते हैं। तो क्योंकि यहाँ C से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई ना, CQ और CA, तो ये दोनों बराबर होंगी। CQ 3 है तो CA भी 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। पूरा 12 है, ये 3 है, तो ये 9 बचेगा आपका। इसी तरीके से इधर भी स्पर्श रेखाएं क्योंकि बराबर होती है, तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, ये 3 बची तो ये 9 हो जाएगी। तो यानी ये PC की वैल्यू 9 और PD की वैल्यू 9, और PC भी 9 PD भी 9, तो 9 और 9 18 आंसर। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था। अगला सवाल, अब अगला क्वेश्चन वैल्यू निकालने वाला है एंगल की, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं सवाल में। PQ बिंदु Q पर स्पर्शी है यदि LN वृत्त का व्यास है, KLN 30 डिग्री है, PKL का मान ज्ञात करना है। देखिए PKL का मान तो दिया है इसमें, PKL का मान ज्ञात करना है, और PKL इसमें दिया गया है 60 डिग्री। मान लीजिए चलिए नहीं दिया है ये, इसको हम निकाल के देखेंगे। PKL KLN 30 डिग्री, ये 30 है, ये और ये आपको निकालना है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा अगर फिगर आपको आता है, फिगर ही दिया जाएगा एग्जाम में, ये फिगर है, इसमें आपको ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये एंगल मान लीजिए सपोज नहीं दिया होता, लेकिन ये कह दिया गया कि O वृत्त का केंद्र है। तो अगर O वृत्त का केंद्र होता, अगर O वृत्त का केंद्र है तो LN जो है वो वृत्त का व्यास हो जाएगा, और अगर LN वृत्त का व्यास होगा
तो एल एन के ऊपर जितना वृत्तखंड बन रहा है वो अर्धवृत्तखंड हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्तखंड। और अगर ये अर्धवृत्तखंड होगा तो एल ए के एन या एन के एल ये वाला कोण अर्धवृत्त में बना कोण होगा, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ऐसा आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल आपका कितना होगा 90 डिग्री। अब ये 30 है, ये 90 है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसमें से दो कोण आपको पता है, तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। ये 90 है, 30 है, तो 90 30 कितना हो गया 120, और 120 180 में से चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन आपको कोण निकालना है ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये आपको मिल गया। तो इस फिगर को अगर ध्यान से देखिए तो ये एक स्पर्श रेखा है, और इस स्पर्श रेखा और इस जीवा के बीच का ये वाला कोण आपको निकालना है, और इस जीवा द्वारा दूसरे वृत्तखंड में यानी कि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण का मान 60 आपने निकाल लिया। इस जीवा के द्वारा जीवा के दूसरी तरफ वाला वृत्तखंड जो है उस वृत्तखंड में बने कोण का मान 60 डिग्री है। एकांतर वृत्तखंड वाली प्रमेय से आप जानते हैं कि जीवा और स्पर्शी के बीच का कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो जीवा और स्पर्शी के बीच का बना कोण जो आपको निकालना है वो एकांतर वृत्तखंड के इस कोण के बराबर होगा। इसकी वैल्यू 60 है, तो ये वाला रिक्वायर्ड एंगल जो होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे ये क्वेश्चंस, इनको सवालों को सॉल्व करेंगे। ऐसे एक और सवाल दे रखा है आपको, इनमें मैं वैल्यू निकाल के बता दे रहा हूं, बाकी सॉल्यूशन आप अपने आप लिखिएगा। ये एंगल 125 दे रखा है, और ये एंगल सपोज नहीं आपको मालूम, इसमें चित्र में बना हुआ है लेकिन मान लिया नहीं मालूम। ये 125 है, AOB व्यास है वृत्त का, तो BAC निकालिए, BAC ये एंगल निकालिए आप। कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात ABCD ये क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आप जानते हैं आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ये अगर 125 है तो 125 को 180 में से घटा दीजिए तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 25 को जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 55 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा 55 डिग्री। अब क्योंकि AOB व्यास है तो अगर आप ACB मिला दीजिए, AC को मिला दीजिए तो एंगल ACB क्या हो जाएगा? ACB अर्धवृत्त में बना कोण हो जाएगा, क्योंकि ये व्यास है तो ऊपर वाला अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में बना कोण जो होगा वो 90 होता है, आप जानते हैं। तो यानी ये वाला एंगल आपको 90 मिल गया। अब ट्रायंगल ले लीजिए ABC। ट्रायंगल ABC में तीनों कोणों का योग 180, यानी 90, 55 जोड़ दीजिए, 180 में से घटा दीजिए तो 90 कितना बचेगा आपका? 35 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका? BAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 डिग्री। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को आप लगाएंगे। ऐसे ये क्वेश्चन है, तो एंगल्स निकालने वाले जितने भी सवाल हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ हम लोगों का सर्किल जो है वो कंप्लीट होता है। सर्किल की लास्ट क्लास थी, इसी लास्ट क्लास के साथ सर्किल कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर के साथ हाई स्कूल का सिलेबस भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आज आपका कोर्स समाप्त हुआ। अब आपका काम है, जितनी भी क्लासेस आपको पढ़ाई गई हैं अगर उतनी क्लासेस आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं जा सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इसके बाद इसके अलावा भी हालांकि अभी कुछ और काम भी हमें करना बाकी है। कोर्स आपका पूरा हो गया है। अब इसके बाद आपको रिवीजन वीडियोस मिलेंगे जिसमें अनसॉल्व्ड पेपर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स में जितने भी सवाल आए हैं, पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, अनसॉल्व्ड पेपर्स में वो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उनको आप सॉल्व करिए। हम लोग फिलहाल आपके लिए आगे से आज के बाद से जो क्लासेस आपको मिलेंगी थोड़ी सी बड़ी क्लासेस होंगी, 2-3 घंटे जितनी भी देर लगेगी, लेकिन एक क्लास में एक चैप्टर को हम लोग रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा रिवीजन होगा। सिर्फ एक वीडियो में पूरे एक चैप्टर का रिवीजन आपका हो जाएगा। और रिवीजन क्या, उस चैप्टर उसमें उद्देश्य ये रहेगा कि हर एक चैप्टर को हम लेंगे और उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड पेपर्स प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स में पूछे गए, एग्जाम्स में पूछे गए हैं,
उन सारे क्वेश्चंस को उस एक वीडियो में एक जगह पे हम आपको करवा देंगे, ताकि उससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तब तक के लिए आपको जितनी क्लासेस, जितने चैप्टर्स पढ़ाए गए उनको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस की, और रिवीजन वीडियोस का इंतजार करिए। जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिवीजन वीडियोस भी मिलने लगेंगे, उनको देखिए और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी करिए। आज के लिए फिर हम लोग आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज इस क्लास के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाता है और मिलेंगे हम लोग रिवीजन वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।